नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे घटनाक्रम की जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति हिला दी। एक ऐसा घटनाक्रम जिसने पूरे शिया मुस्लिम वर्ल्ड को झकझोर कर रख दिया और इसने अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की जंग को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। सवाल सीधा है, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei को कैसे टारगेट किया गया? क्या यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन था या सालों से चल रही साइबर इंटेलिजेंस और इंटरनल सेंधमारी का परिणाम था? आज हम हर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को देखेंगे, लेकिन लेयर बाय लेयर। चलिए शुरू करते हैं और ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर खamenei थे कौन और वो इतना बड़ा टारगेट क्यों थे? अयतुल्ला अली खamenei सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता नहीं थे, वो शिया मुस्लिम वर्ल्ड के एक वैचारिक स्तंभ थे। ईरान में उनका पद राष्ट्रपति से भी ऊपर था। सेना, न्यायपालिका, विदेश नीति, इन सब पर उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता था। खamenei 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन का एक अहम पार्ट थे। एक तरह से खamenei का आप उन्हें राइट हैंड ही कह सकते हैं। खamenei 1979 इस्लामिक क्रांति के जनक थे। खamenei 1981 से लेकर 1989 तक ईरान के प्रेसिडेंट भी रहे और 1989 में खamenei के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने। ईरान में दो तरह की शक्तियां हैं। सबसे पहले आती है उनकी नियमित सेना या उनकी आर्मी और दूसरी है IRGC। IRGC स्टैंड्स फॉर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। IRGC केवल एक सैन्य संगठन नहीं है, ये एक वैचारिक सेना है। ये शिया विचारधारा की रक्षा करने के लिए बनी है। अमेरिका इसे आतंकवादी संगठन तक घोषित कर चुका है। IRGC की एक विशेष इकाई थी वर्ली आर्म्ड फोर्स, जो सुप्रीम लीडर की सुरक्षा करती थी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 10 से 12,000 हाईली ट्रेंड आर्मी पर्सनल केवल खamenei की सुरक्षा में तैनात रहते थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना अभेद्य सुरक्षा को तोड़ा कैसे गया? वहीं पर एक दूसरा सवाल ये उठता है, क्या इंटरनली किसी ने अमेरिका और इजराइल की मदद की थी? इसमें सबसे चर्चित नाम आता है इस्माइल कानी का। इस्माइल कानी IRGC की कुर्द फोर्स के प्रमुख थे। कुर्द फोर्सेस क्या करती है? कुर्द फोर्सेस लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करती है, गाजा में हमास को सपोर्ट करती है, यमन में हुती विद्रोहियों को सपोर्ट करती है। ईरान में शिया मिलिट्री नेटवर्क है और ये ईरान का ग्लोबल शैडो नेटवर्क है। अब एक पैटर्न देखिए, कासिम सुलेमानी के साथ इस्माइल कानी थे, पर सिर्फ कासिम सुलेमानी मारे गए और इस्माइल कानी बच गए। सिमिलरली हसन नसरुल्लाह टारगेट हुए, तब भी इस्माइल कानी उनके साथ थे, पर सिर्फ नसरुल्लाह मारे गए और इस्माइल कानी बच गए। साथ ही अभी खamenei के साथ भी यही हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक खamenei को जब टारगेट किया गया तब इस्माइल कानी वहीं मौजूद थे और हमले से ठीक पहले वहां से निकल गए। क्या ये महज एक संयोग है या फिर IRGC के टॉप लेवल पर सेंधमारी हो चुकी थी? हालांकि इस चीज की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूछताछ की खबरें जरूर सामने आ रही है। अब साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी दिखता है। यहाँ पर इजराइल की यूनिट 8200 की एंट्री बताई जाती है और ये अब तक की सबसे मजबूत थ्योरी है। इजराइल की सेना के अंदर एक बेहद ही शक्तिशाली साइबर यूनिट है जिसे यूनिट 8200 कहते हैं। ये यूनिट साइबर जासूसी करती है, दुश्मनों के कम्युनिकेशन को हैक करती है, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी रखती है। आप इसे भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस के टेक वर्जन की तरह समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स यूनिट 8200 ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरा नेटवर्क को हैक किया था। अब यहाँ पर एक ऐतिहासिक संदर्भ जानना जरूरी है। अभी कुछ समय पहले महसा अमीनी के आंदोलन के बाद ईरान में कैमरा नेटवर्क इंस्टॉल किया गया था। 2022-23 में महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में महिलाओं ने हिजाब के विरोध में आंदोलन शुरू किया था। सरकार ने इसे कंट्रोल करने के लिए फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए। साथ ही हर चौराहे पर AI आधारित निगरानी सिस्टम लगाया गया। गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को ट्रैक किया गया, महिलाओं को चालान भेजे गए। ये कैमरे केवल ट्रैफिक के लिए नहीं थे, ये सोशल कंट्रोल के लिए थे। और थ्योरी ये भी कहती है कि ईरान इन कैमरों से अपनी जनता को ट्रैक कर रहा था। इजराइल ने उन्हीं कैमरों से ईरान की लीडरशिप को ट्रैक किया था। इजराइल ने यहाँ पर एक पैटर्न निकाला, कौन कब घर से निकलता है, कौन किस रास्ते जाता है, किस दिन कौन सी मीटिंग होती है, कौन सा ड्राइवर नियमित है। यह डेटा महीनों का नहीं, शायद कई सालों से इकट्ठा किया जा रहा था। इसके साथ ही एक डिजिटल सेंधमारी की भी बात उठती है। ईरान में 50 लाख से अधिक लोगों के मोबाइल पर एक धार्मिक ऐप है, बड़े साबा। यह ऐप नमाज का नियमित समय बताता है, धार्मिक संदेश देता है, साथ ही सरकारी घोषणाएं भी फ्लैश करता है। अकॉर्डिंग टू ए थ्योरी यूनिट 8200 ने इस ऐप को भी हैक किया। हमले के दौरान जिन लोगों के मोबाइल में यह ऐप इंस्टॉल था, वहां पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, हेल्प हैज अराइव्ड। अब ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकता है और लोकेशन ट्रैकिंग का एक माध्यम भी। और साथ ही एक और थ्योरी निकलती है, ये सबसे कमजोर थ्योरी है, लेकिन यही अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है। कहा जा रहा है CIA और मोसाद एजेंट्स डॉक्टर बनकर ईरान में घुसे। RCT के दौरान माइक्रो ट्रेनिंग चिप डाली गई, सर्जरी के दौरान डिवाइसेस डाले गए। ये सुनने में हॉलीवुड कहानी जैसी लगती है, लेकिन इंटेलिजेंस वर्ल्ड में कुछ भी असंभव नहीं है। फिर भी अभी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि खamenei बंकर में क्यों नहीं गए? अब सबसे भावनात्मक सवाल यह है कि वे जानते थे अमेरिका उन्हें दुश्मन नंबर 1 मानता है, इजराइल उन्हें खतरा मानता है, फिर भी राजधानी के बीच रहे, नियमित जनता को
संबोधित किया, बंकर में नहीं छिपे। जनवरी में उन्होंने एक वीडियो में कहा था, अगर मुझे मार भी दिया जाए तो भी लीडरशिप की चेन जारी रहनी चाहिए। उन्होंने उत्तराधिकार की पूरी चेन पहले से ही तैयार कर ली थी। क्या ये उनका वैचारिक आत्मविश्वास था या फिर उनकी शहादत की तैयारी? ईरान ने उन्हें शहीद घोषित किया है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका ने आखिर उन्हें पहले क्यों नहीं मारा? अगर उन्हें इतने सालों से ट्रैक किया जा रहा था तो अभी तक इससे पहले क्यों नहीं मारा गया? इसके कुछ संभव कारण हैं, जैसे इस चीज के लिए पॉलिटिकल टाइमिंग और इंटरनेशनल रेस्पॉन्स को पहले एनालाइज किया गया कि इस टाइम पे क्या रेस्पॉन्स आ सकता है और करेक्ट टाइम का वेट किया गया, और इसके अलावा ईरान को उकसाकर उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेना था। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन होता है। अब यह है कि आगे क्या होगा। ईरान में अभी 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। IRGC फिलहाल निर्णायक भूमिका में है और उत्तराधिकारी की चयन प्रक्रिया अभी ईरान में चल रही है। लेकिन अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करता है तो वर्ल्ड लेवल पर ऑयल सप्लाई ब्लॉक होगी, इससे वर्ल्ड इकोनॉमी संकट में आ जाएगी। अमेरिका एयर और नेवल फोर्सेस में मजबूत, लेकिन ग्राउंड में पोजीशन चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अब यहाँ पर 3 संभावनाएं देखी जा रही है जिससे कि खमेनी को टारगेट किया गया। सबसे पहला आता है इंटरनली किसी ने गद्दारी की हो, दूसरा टेक्नोलॉजी बेस्ड साइबर वॉर, और तीसरा खमेनी की वैचारिक शहादत, या फिर खमेनी खुद चाहते थे कि उन्हें मारा जाए इसलिए वो बिना सुरक्षा के घूम रहे थे, या फिर इन तीनों का मिश्रण हो सकता है। इतिहास में जब भी ऐसे किसी व्यक्ति को मारा गया है तो सिर्फ व्यक्ति मरा है, लेकिन उसके विचार हमेशा जीवित रहे हैं, और यहाँ भी वैसा ही होता दिख रहा है। आपको इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे मजबूत लगती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अब हमारे लिए एक सवाल यह है कि भारत पर इसका क्या असर होगा। भारत का मेजोरिटी ऑफ ऑयल इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, जो कि अभी ब्लॉक्ड है। अगर हालात नहीं सुधरे तो भारत में तेल की कीमतें बढ़ सकती है और भारत में महंगाई बढ़ सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही अगला निर्णय करेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताएं और ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।